प्यारे बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं। और जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। जितने भी भारतीय लीडर थे जिनका नाम कहानीकार ने दिया है, नरौजी, गोखले, तिलक, गांधी जी, पटेल, ये सब स्वाभिमानी लोग थे, देश के लिए मरने मिटने वाले लोग थे और सच्चे सपूत थे भारत माता के। तो इनकी नाक तो जॉर्ज पंचम के नाक से बड़ी निकलेगी, क्योंकि इनके भीतर जो त्याग था, देशभक्ति की जो भावना थी, देश प्रेम था, अपने देश के लिए मर मिटने की जो बात थी इनमें, तो जॉर्ज पंचम ने कहा। वो तो शोषक था, मतलब ब्रिटेन का महाराज था, लेकिन वो तो शोषण करने वाला अंग्रेजी हुकूमत का सरदार था। तो नाक तो प्रतिष्ठा तो इनकी बड़ी होगी ही, क्योंकि जो देश के लिए मरता है, देश को सर्वोपरि मानता है, वह प्रतिष्ठित होता है। सुनकर सब हताश हो गए, निराश हो गए और झुझलाने लगे, खींच आने लगी, क्योंकि अब तमाम कोशिशों के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा बनती नहीं दिख रही थी। तो मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाया, साहस दिया, आगे कहा कि सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां पहुंचकर उन बच्चों की नाक भी इनसे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा था कि बिहार के बारे में भी लिखना चाहिए था इसको। तो बिहार सेक्रेटेरिएट सचिवालय के ऊपर प्रतिमा है और उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में बच्चे को शहीद होते दिखाया गया है। 42 में जब मोमेंट हुआ उस मोमेंट में ये 9-10 में पढ़ने वाले बच्चे बिहार के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीय ध्वज फहरा रहे थे। तो और ब्रिटिश हुकूमत इन पर गोली चला रही थी। एक हाथ में ध्वज लेकर के बढ़ता, उसे गोली मार दी जाती, वह गिरता तो दूसरा थाम ले। एक एक करके तकरीबन 7 कि 9, पता नहीं, याद तो नहीं, बच्चे शहीद हुए। तो एक बड़ी शहादत मानी जाती है स्कूली छात्रों की, जो कि तिरंगे के लिए, राष्ट्र ध्वज के लिए इन्होंने दिया। तो रेखा कह रहा है कि मूर्तिकार वहां भी गया, उनके भी नाक की नाप तोल की, लेकिन उनकी नाक भी पंचम की नाक से बड़ी निकली। पंचम के नाक से, चूंकि ये देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, और तुम देश का शोषण करने वाले हो, तो नाक तो इनकी बड़ी निकलेगी।
राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं। अब दिल्ली में सारी तैयारी हो चुकी थी या हो रही थी। जो पंचम की मूर्ति थी रगड़ के चमकाया गया था, रंग रोशन किया गया, पोताई किया गया और सब कुछ हो चुका था, मगर नाक नहीं। तो दिल्ली को सजाया जा चुका था, सड़कों से लेके इमारतों तक, सरकारी दफ्तरों तक, सब कुछ चकाचक हो गए थे, लेकिन नाक नहीं। अब नाक नहीं थी का अभिप्राय तो तुम जानते ही हो कि तमाम बिल्डिंगों, भवनों, सड़कों, पार्कों के चमकाने से ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा नहीं बन जाती। तो लेकिन बात बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मच गई। अगर जॉर्ज पंचम के नाक लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात थी। बड़े हुक्मरानों तक, जो बड़े ऑफिसर हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, जो अंग्रेजों के बड़े बड़े सिपा सलार, गवर्नर इत्यादि यहाँ पर हैं, उन तक ये बात पहुँच गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं। रानी आएगी और उनके पति का ही नाक नहीं रहेगा तो स्वागत करने का क्या मतलब। उनके स्वागत का क्या मतलब जब उनकी प्रतिष्ठा ही नहीं रही। ये तो हमारी नाक कटने वाली बात हो गई। ये तमाम हुक्मरान, ये तमाम जो ब्रिटिश हुकूमत के पदाधिकारी थे, ये आपस में विचार कर रहे हैं। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने पहले शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। पैसे से लाचार था बेचारा, हिंदुस्तानी होकर के भी गुलाम मानसिकता वाला था, अंग्रेजों की तरफदारी करने वाला। उसने चौंकाने वाला, हैरत अंगेज चौंकाने वाला विचार उसके दिमाग में आया और शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी, दरवाजे बंद हुए, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। तो बड़ा गुप्त रूप से, बड़ी गुप्त रूप से मीटिंग बैठी और चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि भारतीय 40 करोड़, क्योंकि उस वक्त देश की आबादी 40 करोड़ थी आज़ादी के समय, ये आज़ादी के पहले की बात है,
40 करोड़ देश की आबादी थी, तो कहा कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा काटकर नाक लगा दी जाए। अब पत्थर नहीं मिला, देशभक्तों की स्टैचू में नाक नहीं मिला, तो जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। ये प्रस्ताव पेश किया उसने। ये चौंकाने वाला हैरत अंगेज सुझाव आया। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। पूरा रूम, जो कमेटी की बैठक हो रही थी, गुप्त बैठक, सब मौन हो गए। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया, मतलब भौचक्का रह गया, घबराया और धीरे से बोला कि आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चूनना मेरा काम है और आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। तो मूर्तिकार ने कहा कि आप घबराइए मत, जिंदा भारतीय का नाक हम चुन के लाएंगे और उसको काट करके पंचम की लाट पर फिट कर देंगे। कानाफूसी हुई, बहस हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। अखबार वालों ने सिर्फ इतना छपा, ये तो ब्रिटिश हुकूमत के हिमायती थे, बड़ा खुशी से समाचार छापा होगा इन्होंने कि नाक का मसला हल हो गया। लेकिन मसला कैसे हल हुआ है? जिंदा भारतीय की नाक काटकर लगानी जानी है, ये नहीं छपा। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रबाब, जो गंदगी है, निकाली गई। ताजा पानी डाला गया। ताकि जिस जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। तो ये जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, पहरेदार तैनात हुए। जो वहाँ पोखरा था, सरोवर था, उसकी सफाई हुई। संभवतः सरोवर में ही मूर्ति रहा होगा और इसीलिए ताज़ा पानी डाला गया कि जो भारतीयों की नाक लगाई जानी है वो सूख नहीं पाए, ताज़ा पानी में ठीक रहे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने के दिन तक नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान थे। अब रानी के आने के दिन नज़दीक आ रहे थे। मूर्तिकार परेशान था कि जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से मदद मांगी, उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि ये खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। माने महारानी के आने के दिन या उनके आने से एक दिन पहले ये नाक लग जाना चाहिए। जैसे वह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई।
सभी अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कोई किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, स्वागत समारोह नहीं हुआ। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक की चाहिए थी, वो भी भूत के। अंतिम में सारे अखबार वाले मौन हो गए। एक भारतीय की प्रतिष्ठा का हनन का दुख था उनको। कोई समारोह नहीं हुए, कोई अभिनंदन नहीं हुआ, और महारानी के आगमन की खुशी कहीं नहीं मनाई गई। भारतीयों की नाक काट करके, एक भारतीय की नाक की बात नहीं है यहाँ, भारतीयों की नाक काट करके, इनकी प्रतिष्ठा का हनन करके महारानी और महाराज के प्रतिष्ठा को बनाया गया। तमाम प्रयास किए गए, पहरेदार नियुक्त हुए कि आम भारतीय इन तक नहीं पहुंच पाए, कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, या उनके स्वागत में कहीं कुल प्रोग्राम नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये पाठ गुलाम मानसिकता, भारतीयों के स्वाभिमान की बात कहती है। ओके, अब SW लिख लो प्रश्न। क्या प्रश्न दिया जाए? प्रश्न संख्या 1, भारतीयों द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण कहाँ तक उचित है? हमारी अपनी संस्कृति रही है, अपना पहनावा ओढ़ावा रहा है, खान पान सब कुछ। हम तो जगत गुरु रहे हैं, दुनिया को सीख दिया है हमने। लेकिन वर्तमान समय में हम अपनी संस्कृति को भूल करके पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। क्या यह उचित है? यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो कैसे? ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए आवश्यक है कि अखबार का प्रत्येक विषय जनहित में होना चाहिए, माने जनता के हित में अखबार वालों को लिखना चाहिए। क्या आप इस उक्ति से सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। यानी कि अखबार वालों को व्यावसायिक नहीं होना चाहिए, जनहित में काम करना चाहिए। क्या ये विचार सही है? आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं तो इसके ऊपर स्पष्ट कीजिए, कारण लिखिए। ओके, ये 2 प्रश्न हैं।
इनका उत्तर लिखना होगा और कल PDF देखेंगे तो भेजेंगे। ठीक है।